ये नई स्टोरी सर्वाइवल के बारे में है जो एपोकलिप्स के दौरान होती है। ये स्टोरी बहुत सी और स्टोरीज की तरह बिट्रेयल से शुरू होती है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जंग शाओयोंग और इस वक्त वो एक हैंगिंग स्टेट में है। सच में वो एक केज के ठीक ऊपर लटका हुआ है जिसमें नीचे ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हंस रही है और उसका मजाक उड़ा रही है, उसे याद दिला रही है कि उसके सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं। लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही उसकी मीनिंगलेस लाइफ भी खत्म हो जाएगी और वो अपने फ्रेंड्स से जा मिलेगा। पिछली घटनाओं को सोचते हुए श्याओयोंग खुद को माफ नहीं कर पा रहा था कि उसने ये सब होने दिया। ये सब उसकी गलती थी, बल्कि उसकी गलती थी कि उसने इस ईविल औरत पर भरोसा किया जो एक मिजरेबल डेथ डिजर्व करती थी। यही थी असली विलन। लेकिन उसके लिए हमारे हीरो की धमकियां बिल्कुल स्केरी नहीं थीं। उसने अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था जो स्ट्रॉन्गर और रिचर था, और अब उसने उससे कहा कि इस गड़बड़ को खत्म करो। वो फैट मैन मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और उसने ऑफर किया कि वो जंग शियाओयोंग को धीरे धीरे टॉर्चर करेगा ताकि वो लड़की ये नज़ारा एंजॉय कर सके और अपना गुस्सा निकाल सके। बटन दबाने से पहले फैट मैन ने मॉकिंगली शाओयोंग का शुक्रिया अदा किया उसके दिए हुए सप्लाईज के लिए। उसकी जेनरोसिटी की वजह से वो लोग कुछ महीनों तक आराम से जी पाएंगे। बात यहीं खत्म हुई और शाओयोंग सीधा ज़ॉम्बी केज में गिर गया। इन पागल क्रीचर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या अटैक करना है। फ्रेश फ्लैश ही उनकी दुनिया की सबसे बड़ी चाहत थी। बंधा हुआ शाओयोंग बस दर्द में चिल्ला रहा था और सपना देख रहा था कि अगर उसे एक सेकंड चांस मिले अपनी लाइफ फिर से जीने का, तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्यू जिंग और फैटी ली शुआंग से बदला ले सके। लेकिन अचानक जैसे वो जाग गया, उसने क्यू जिंग की घिनौनी और डिस्गस्टिंग आवाज सुनी जो एक्सप्लेनेशन मांग रही थी। उसका सवाल था कि उसने अब तक उसका नाम हाउस डीड्स में क्यों नहीं डाला। क्या वो उससे प्यार नहीं करता? शाओयोंग समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वो अपोकलिप्स शुरू होने से पहले दोबारा जन्म ले चुका है? पिछली लाइफ में उसे क्यू जिंग ने धोखा दिया था। उसने न सिर्फ उसके पेरेंट्स का छोड़ा हुआ इनहेरिटेंस छीन लिया था, बल्कि उसे होमलेस भी कर दिया था। बाद में अपोकलिप्स आया और एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी ने लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया, पूरी दुनिया को केओस में डाल दिया। इस केओस में भी शाओयोंग ने हार नहीं मानी। फ्रेंड्स की मदद से वो बच गया और कुछ समय भटकने के बाद एक सेफ जोन बना लिया। वहां ज़ॉम्बीज का डर नहीं था और अच्छे सप्लाईज होने की वजह से वो महीनों तक सरवाइव कर सकते थे। तभी क्यू जिंग फिर से आई। उसने प्रिटेंड किया कि वो डेस्परेट है और शेल्टर ढूंढ रही है, और फिर से शाओयोंग का सिंपैथी जीत लिया। हाँ, ये बेवकूफ़ी थी और अब वो खुद मान रहा था। अगले ही रात उसने सेफ जोन के गेट खोल दिए उन एनिमीज के लिए जो कब से उन्हें खत्म करना चाहते थे। अब वही गद्दार औरत शांत नहीं हो रही थी और 4 लाख WI ब्राइड प्राइज घर के साथ मांग रही थी अगर वो उससे शादी करना चाहता है। वो हमेशा की तरह ही बिहेव कर रही थी, कॉन्फिडेंट कि शाओयोंग उसकी खूबसूरती के जादू में है और उसके गिरे हुए कैरेक्टर को नहीं देख पा रहा। लेकिन इस बार सब अलग होगा। वो इस ईवल चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। हाँ, उसे सावधानी से एक्ट करना होगा। ज्यादा इंपल्सिव होना उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब कुजिंग ने उसे 1 हफ्ते का समय दिया कि वो उसकी मांग पूरी करे, नहीं तो शादी कैंसल। इस पर शाओयोंग ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और साफ कह दिया कि उसने समझ लिया है। क्यूजिंग ऐसी एटीट्यूड की आदी नहीं थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसका गुलाम शाओयोंग इतना असर्टिव कब से हो गया। अब उस परेशान करने वाली गद्दार से छुटकारा पाकर वो चारों तरफ देख सकता था। अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बचा था और शाओयोंग को तुरंत तैयारी शुरू करनी थी, वरना देर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद अचानक उसे एक नोटिफिकेशन मिला, जैसे किसी गेम में आता है। उसे एक सिस्टम मिशन मिला। अपोकलिप्स सिस्टम एक्टिवेट करने के बाद मिशन का नाम था अपोकलिप्स प्रिपरेशन। इसे पूरा करने के लिए उसे एक जमीन का टुकड़ा ओन करना था और 1 साल का सप्लाई स्टॉक तैयार करना था। इसे पूरा करने पर शाओयोंग को 10 पॉइंट्स मिलते जिन्हें वो सिस्टम स्टोर में रिवॉर्ड्स के लिए एक्सचेंज कर सकता था। हमारा हीरो ऐसे बोनस से प्लेजेंटली सरप्राइज था। सिस्टम मिशंस और उनके रिवॉर्ड्स, और क्या चाहिए हैप्पीनेस के लिए। सिस्टम स्टोर में क्या क्या खरीदा जा सकता है ये शाओयोंग को नहीं पता था। ज्यादातर वहां लूट बॉक्सेस और कुछ पोशंस थे, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। लेकिन इन सब से उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसके पेट ने।
जो जोर जोर से प्रॉपर मील मांग रहा था। शाओयोंग लगभग भूल ही गया था कि पिछली लाइफ में वो हर पेनी बचा बचा कर क्यू जिंग के ब्राइड प्राइस के लिए जमा कर रहा था, जिसकी वजह से वो माल नरिश्ड हो गया था। अब वो खुद को लिमिट करने वाला नहीं था और उसने डिसाइड किया कि आज फैंसी डिनर ऑर्डर करेगा। 1 महीने बाद ज़ॉम्बीज हर जगह होंगे और जब तक अच्छा खाना अवेलेबल है तो उसे फायदा उठाना चाहिए। कुछ घंटे बाद डिलीवरी आ गई। शाओयांग ने पहले कभी अपने लिए इतना लेजेंडरी मिशलिन 3 स्टार टेकअवे अलाउ नहीं किया था। उसने तय किया कि 300 युआन का ब्रेज्ड पोर्क टेस्ट करके शुरू करेगा। अपोकलिप्स के दौरान जो उसने खाया था उसके बाद ये डिवाइन था और सच में अनबिलीवेबल। हमारा हीरो यहीं नहीं रुका और सीधा फूड डिवाउरर मोड में चला गया। उसकी भूख काफी अच्छी थी और जल्दी ही वो ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था, तभी फोन बजा। जब उसने देखा कि शुया कॉल कर रही है, क्यूजिंग की फ्रेंड, तो मतलब साफ था कि क्यूजिंग ने कंप्लेंट कर दी है। शाओयोंग ने फोन उठाया और तुरंत पछता गया, क्योंकि उधर से सीधा शुया चिल्लाई कि उसने क्यूजिंग के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे की। वो तो बस चाहती थी कि शाओयोंग अपना प्यार प्रूव करे। अगर वो उसे प्रॉपर्टी नहीं दे सकता तो कैसे कह सकता है कि वो उसे प्यार करता है। असल में क्यू जिंग बस उसे टेस्ट कर रही थी और वो फेल हो गया। लेकिन अगर वो हाउस डीड्स और 1 करोड़ युआन कैश माफी के तौर पर लाए तो शुया कोशिश करेगी कि यू जिंग को समझाने की कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वरना ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाए। इतनी लंबी स्पीच के बाद हमारा हीरो सीधा तंग आ गया। ये सोचती क्या है अपने आप को? ऐसे एटीट्यूड के साथ तो उसे बस निकल जाना चाहिए। शुया ने कुछ और बोलने की कोशिश की, लेकिन शाओयोंग ने कॉल काट दी। उसे इन पैसों के भूखे लड़कियों से अब कोई मतलब नहीं था। अब सबसे जरूरी था कि कोई सूटेबल पीस ऑफ लैंड ढूंढना और खरीदना, जहां वो सबसे स्ट्रांग फोर्ट्रेस बना सके, जो डिफेंड करने में इजी हो और पानी व फॉरेस्ट के सोर्स के पास हो। अगली सुबह वो रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचा। एक कंसल्टेंट ने तुरंत उसे ग्रीट किया और पूछा कि रेंट करना है या हाउस खरीदना है। शाओयोंग ने साफ कहा कि नहीं, वो यहां कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीज के लिए आया है। तभी पीछे से एक रियल एस्टेट सेल्स मैनेजर आ गया और कंसल्टेंट शेंग को ऑर्डर दिया कि बॉक्सेस उठाने में हेल्प करे। आज उन्होंने टॉयलेट पेपर का बड़ा शिपमेंट लिया है। शेंग ने समझाने की कोशिश की कि उसके पास कस्टमर है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैनेजर जू ने शाओयोंग को कस्टमर मानने से ही मना कर दिया। उसने तो अपनी जूनियर को डांट दिया कि उसने उसकी ट्रेनिंग भूल गई है और कहा कि इतना चीप कपड़े पहना हुआ आदमी तो शायद टॉयलेट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कस्टमर कहने का सवाल ही नहीं। ये एरोगेंट एटीट्यूड देखकर हमारा हीरो अनॉयड हो गया और उसने मैनेजर को सबक सिखाने का मन बना लिया। उसने उससे कहा कि रिपीट करे और एक्सप्लेन करे कि दूसरों को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई। मैनेजर जू पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो प्राउडली बोला कि हाँ, मैं ऐसे डॉग जैसे लोगों को नीचा देखता हूं, और अगर तू कम से कम टॉयलेट खरीद ले तो मैं उसे लाइव स्ट्रीम पर खाऊंगा। शाओयोंग को देखकर ही साफ था कि ये मैनेजर जल्द अपने शब्दों पर रिग्रेट करेगा। तो चूंकि मैनेजर ने खुद कहा था, शाओयोंग ने उसे सलाह दी कि बाद में कुछ फ्रेश स्टीमिंग वाले तैयार रखे। आखिर हमारा हीरो यहां हाउस रेंट या सेल करने नहीं, बल्कि लैंड खरीदने आया था। आसपास के सभी कस्टमर्स शॉक थे। पहली बार उन्होंने किसी को इतना रिच देखा जो लैंड खरीदने आया हो। तब मिस चैंग ने उसे बैठने का इनवाइट दिया ताकि वो उसे डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दे सके। मैनेजर जू ये सब ग्रेटेड टीथ के साथ देख रहा था। उसे भरोसा नहीं था कि शाओयोंग पेमेंट कर पाएगा। शैंग ने सारे अवेलेबल लैंड ऑप्शंस दिखाए, लेकिन हमारे हीरो को देखने की जरूरत ही नहीं थी। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए। उसने बस अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी। लैंड पहाड़ और पानी के पास हो, प्रेफरेबली रनिंग वाटर के साथ, और आइडियल होगा अगर वहां फैक्ट्रीज या बड़े बिल्डिंग्स ऑलरेडी मौजूद हों। कुछ सूटेबल ढूंढने में शेंग को टाइम लगता, लेकिन फिर मैनेजर जू पीछे से आ धमका। लगता था उसकी आदत थी पीछे से आने की, और बोला कि ऐसा एक लैंड ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में है। शेंग ने कहा कि यह बैड आइडिया है। वो टी सिटी लैंड है, जहां कई अनफिनिश्ड फैक्ट्रीज और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जो किसी को बेचना मुश्किल है। मैनेजर जू को फर्क नहीं पड़ा। वो सोच रहा था कि ये लूजर ट्रबल बनाने आया है, लेकिन शाओयोंग को लोकेशन से फर्क नहीं पड़ा जब तक रिक्वायरमेंट्स मैच हों। अनफिनिश्ड फैक्ट्रीज तो उसके लिए एडवांटेज थे। डिटेल्स देखने के बाद उसे लगा कि यही परफेक्ट है। बार्ब्ड वायर लगाकर ये डिफेंड करना इजी होगा,
और फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन में पैसे और टाइम बचाएंगी। उसने तुरंत अग्री कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और पेमेंट के लिए रेडी हो गया। शाइंग शॉक में थी कि कोई अपने होश में ये लैंड खरीद सकता है, लेकिन शाओयोंग अड़ा रहा और जल्दी करने को कहा, क्योंकि किसी को फ्रेश पूप खाने की जल्दी थी। जल्द ही मैनेजर जू के हाथ में चेक था और उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये रगमफिन 3 लाख युआन दे सकता है। उसके लिए तो अबैंडन्ड फैक्ट्रीज वाला लैंड लेना पागलपन था, लेकिन शाओयोंग को जाने से पहले याद आया कि उसने पेमेंट कर दिया है और अब उसकी बारी है परफॉर्म करने की। जबकि जू प्रोसेस एंजॉय कर रहा होगा, शाओयोंग उसे सुपर चैट में डोनेशन भेज देगा ताकि वो इतना ऑफेंड ना हो। बाकी कस्टमर्स ने फैट मैनेजर को हरी अप करने के लिए इनकरेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रीम ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। एक के पेट में थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि कम से कम फ्रेश तो होगा। इस तरह शाओयोंग ने सिस्टम टास्क का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब टाइम था सेकंड वाला करने का। शाओयोंग ने सारा पैसा लैंड खरीदने में लगा दिया था और अब उसे सोचना था कि सप्लाईज जमा करने के लिए पैसे कैसे लाए। जब वो रियल एस्टेट एजेंसी से निकल रहा था, उसे एक पुराना जानकार ली शुआंग मिल गया और उसने तुरंत सोचा कि हमारा हीरो यहां क्या कर रहा है। लेकिन ये सारे सवाल उसके दिमाग से उड़ गए जब उसने अंदर देखा कि स्टाफ और कस्टमर्स मैनेजर जू को अपना वादा निभाने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वो पूप नहीं खाना चाहता। उधर क्यूजिंग आराम से नाखून पेंट कर रही थी और केयर फ्री लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसे लेओंग का कॉल आया और उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि शाओयोंग रियल एस्टेट कंपनी में लैंड खरीदने आया है। जाहिर है उसे नहीं पता था और वो शॉक हो गई कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। लेओंग ने क्लियर किया कि शाओयोंग ने 3 लाख युआन पे किए हैं, शायद वो ब्राइड प्राइस मनी जो उसने बचाई थी। अब वो गुस्से से भर गई कि उस कमीने ने उसकी पैसे की हिम्मत कैसे की। लियोंग ने उसे काम होने और गुस्सा न करने की सलाह दी, बल्कि जाकर शाओयोंग से पूछने को कहा कि क्या चल रहा है। लेकिन वो गुस्से में अंधी थी, पूछने का तो सवाल ही नहीं। आज वो उसे एक्सपोज करने वाली थी। इधर हमारा हीरो अपनी टेंशन में था। सप्लाईज खरीदना और बेस बनाना बहुत पैसे मांगता था। तभी जोरदार नॉक हुआ। दरवाजे पर क्यू यू जिंग अपनी बहन के साथ खड़ी थी। वो अभी भी फ्यूरियस थी कि उसने उसके पैसे खर्च करने की हिम्मत की। शाओयोंग को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। क्यू जिंग ने सोचा कि वो उसे एक्सपोज कर देगी कि उसने ब्राइड प्राइस मनी से लैंड खरीदी है। वो पैसा उसका था और चूंकि उसने उसी से लैंड खरीदी तो वो भी उसका है। शाओयोंग को इस पागल औरत की बात का जवाब तक समझ नहीं आ रहा था। उसने आखिर तय किया कि वो उसे ऐसे समझाएगा कि एक डम्बास भी समझ सके। उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो उस पर 1 सेंट भी खर्च नहीं करेगा। और हां, उसे उसके और लॉन्ग के अफेयर के बारे में पता है। क्वोजिंग को समझ नहीं आया कि उसे कैसे पता चला। उसकी बहन ने बीच में बोलकर सबको काल्म होने और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने को कहा, लेकिन शाओयोंग का टाइम इन दोनों पर बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने साफ कहा कि यहां कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यूजिंग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उस ओल्ड फैटी लियोंग की पथेटिक डोरमैट है। ये कहकर उसने दरवाजा उसके मुंह पर दे मारा और बोला कि निकल जा, उसे देखना भी इरिटेट करता है। क्यूजिंग अब भी सोच में पड़ी थी कि उसे कैसे पता चला, जबकि वो और लियोंग हमेशा रूम्स रेंट करते समय सावधान रहते थे। उसकी बहन को भी इनके बारे में नहीं पता था और वो भी शॉक थी कि उसकी बहन ने इतना इंपॉर्टेंट इन्फो उससे शेयर क्यों नहीं किया। क्या वो सच में उस मध्यम उम्र के आदमी को डेट कर रही है? क्यूजिंग ने उसे भरोसा दिलाया कि ये सीरियस नहीं, बस कुछ बार रूम्स रेंट किए थे। ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में उनके पास घर जाकर नया प्लान बनाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। चूंकि उसकी बहन शाओयोंग के साथ गड़बड़ कर चुकी थी, अब वूया खुद पीछे नहीं हटने वाली थी। वो उसे चाम करना चाहती थी। आखिर वो दोनों गुड सिस्टर्स जो हैं। अगले दिन शाओयोंग अपने लैंड पर कंस्ट्रक्शन क्रू के साथ पहुंचा। वो एक फैक्ट्री को रीबिल्ड करना चाहता था और सोच रहा था कि इसमें कितना टाइम लगेगा। डिटेल्ड एनालिसिस के बाद फोरमैन ली ने समरी दी कि वॉल्स को रीइंफोर्स करना, प्रोटेक्टिव टावर्स बनाना, टेक्सास बार्ब्ड वायर लगाना, स्टील आर्मर्ड डोर्स को मोटा करना और बुलेट प्रूफ ग्लास ऐड करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसने क्यूरियोसिटी में पूछा कि ऐसा कौन सा पावर है जिसने हमारे हीरो को इतना ऑफेंड किया कि उसे फोर्ट्रेस बनानी पड़ रही है। शाओयोंग ने उसे ज्यादा सवाल न करने की सलाह दी। ज्यादा जानना अच्छा नहीं। हमारा हीरो बस ये जानना चाहता था कि 1 महीने में कंस्ट्रक्शन खत्म करने का कॉस्ट कितना होगा।
फोरमैन ने कहा कि 1 महीने में पॉसिबल नहीं। तब शाओयोंग ने कहा कि बहुत लोग हैं जो ये कर देंगे। फोरमैन ने जवाब दिया कि वर्कर्स की जान और सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर हमारा हीरो शॉक्ड हुआ। उसे लगा था फोरमैन कॉन्शियंस वाला आदमी है, लेकिन असल में मतलब था कि बहुत पैसा लगेगा। शाओयोंग ने कहा कि प्राइस बता दो। फोरमैन ने कैलकुलेट किया कि 1 महीने में खत्म करने के लिए वर्कर्स को राउंड द क्लॉक काम करना पड़ेगा और कॉस्ट होगी 20 मिलियन, जिसमें 5 मिलियन युआन डिपॉजिट चाहिए शुरू करने से पहले। ये ऑप्शन हीरो को सूट नहीं कर रहा था।